सुप्रभात बच्चों अब हम 8वीं कक्षा का पाठ 2 अभ्यास सागर का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने ज्ञान सागर में से अध्ययन किया, अब हम अभ्यास सागर में से अध्ययन करेंगे। अब इस पाठ में आप ऊपर देखोगे तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में बताया गया और विराम चिन्ह, ये इसका व्याकरण कार्य है इस लेसन का। और इसके साथ है अपठित गद्यांश, जिसको हम अनसीन पैसेज भी बोल सकते हैं। तो पाठ पढ़ने से पहले, अभ्यास करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या होता है। हमने 7वीं कक्षा में भी किए थे। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों लिए जाते हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता। तो आगे है हमारे पास तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में बदल कर प्रयोग किए जाते हैं, जिसको हम ज्यों का त्यों नहीं लेते। तत्सम शब्दों को संस्कृत से हिंदी में ज्यों का त्यों लेते हैं और तद्भव शब्दों को हम संस्कृत से हिंदी में बदल कर लेते हैं। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता देती हूँ। जैसे अश्रु होते हैं, अश्रु को तत्सम शब्द है क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है और इसको हमने हिंदी में ऐसे ही ले लिया, इसमें कोई चेंज नहीं किया। और तद्भव शब्द अश्रु को हम क्या लिखते हैं, आंसू भी लिखते हैं, तो जब आंसू शब्द बन गया तो उसको हम तद्भव शब्द बोलेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। अब इस वाक्य को हमने ध्यान से पढ़ना है और कुछ शब्द आपको दिख रहे हैं कि थोड़े बोल्ड करके दिखा रखे हैं और ये ब्लैक भी हैं, काले शब्द कर रखे हैं। ये शब्द आपको ध्यान से पढ़ने हैं और इन शब्दों में से आपको तत्सम और तद्भव शब्द छांटने हैं। अब पहले वाक्य में है, उसने दुख और आश्चर्य से पूछा मेरा दोष क्या है। अब इस वाक्य में दुख, आश्चर्य और दोष 3 शब्द बोल्ड हैं। अब आप देखो ये 3 शब्द क्या हैं, ये तीनों शब्द हैं तत्सम शब्द। अगले वाक्य में है कर्मों, कर्म भी हमारे क्या है, तत्सम शब्द है, क्योंकि अगर हम कर्म की जगह काम होता तो वो तद्भव होता। अब ये कर्म संस्कृत का शब्द है, इसलिए इसको हम तत्सम शब्द बोलेंगे। आगे है आंखों। अब आंखें शब्द क्या है, ये तद्भव शब्द है, क्योंकि अगर तत्सम होता तो हम अक्षी बोलते। तो अब ये अक्षी से बदलकर आंख बन गया है, तो ये तद्भव शब्द है। आगे है गांव। गांव तद्भव शब्द है क्योंकि संस्कृत में तो ग्राम होता है और यहाँ पर हमने गांव में बदल दिया है ग्राम शब्द, तो ये तद्भव शब्द है। कान, कान भी तद्भव शब्द है क्योंकि अगर ये संस्कृत होता तो ये कर्ण होता और अब ये है कान। तो ऐसे हम आगे देखेंगे। निम्नलिखित शब्द समूहों में तत्सम शब्दों पर घेरा लगाइए। अब आपके सामने 3 पंक्ति दे रखी हैं। मयूर, मैना, बुलबुल, कौवा। इसमें से तत्सम शब्द छांटना है, कौन सा है जो शब्द संस्कृत का है, वो है मयूर। रात, जीवा, आग, चांद। अब इनमें से है जीवा क्योंकि तद्भव ये जीव बनता और ये मयूर का तद्भव मोर बनता। काम, पैर, हाथ, सूर्य। इस लाइन में सूर्य शब्द जो है वो तत्सम शब्द है क्योंकि तद्भव शब्द में हम इसको सूरज बोलते। निम्नलिखित शब्द समूहों में तद्भव शब्दों पर घेरा लगाइए। काट, स्थान, गुण, दोष। तो इसका तद्भव शब्द है काट। ये आपको वैसे भी पहचान में आ रहा है कि हिंदी में हम इसको काट शब्द का ही यूज करते हैं। दुख, दही, आश्चर्य, बुद्धिमान। अब यहाँ पर दही शब्द तद्भव है क्योंकि अगर ये तत्सम होता तो दधी होता। क्रोध, मोर, धन, सुरक्षित। अब मोर का हमने मयूर तत्सम शब्दों में पढ़ा था, तो मोर शब्द क्या है, तद्भव शब्द है। ये संस्कृत से हिंदी में बदलकर मोर बन गया है। तो आगे हम तत्सम और तद्भव शब्दों को मिलाएंगे, जिसका हमने मिलान करना है। सबसे पहले हमारे पास अश्रु शब्द। अश्रु का तद्भव शब्द बनेगा आंसू, क्षेत्र, खेत, निद्रा, नींद, जीवा, जीभ, अक्षी, आंख। ये है तत्सम शब्द और ये है तद्भव। ये संस्कृत के शब्द हैं, ये संस्कृत से बदलकर हिंदी में शब्द आ गए हैं। अब आगे है निम्नलिखित वाक्यों को उचित शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आपने जो इसमें से शब्द उचित लग रहा है वही इसमें से भरना है। मेरे पाँव में कांटा
चुग गया, पेड़ के पत्ते गिर गए, वे कल गृह प्रवेश करेंगे, रावण के 10 सिर थे। इसमें से एक शुभ शब्द कोई भी छांट कर यहाँ पर लिख देना है। आगे है, दिए गए चित्रों के सामने उनके नाम के तत्सम और तद्भव रूप लिखिए। अब आपके सामने चित्र दे रखे हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। पहला चित्र नाक का चित्र है, तो इसको तत्सम शब्द जब हम बनेगा तो संस्कृत में इसको नासिका बोलते हैं और हिंदी में इसको नाक बोलते हैं। सूर्य सूरज, पत्र पत्ता, वृक्ष पेड़, मयूर मोर, ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है। अब है विराम चिन्ह। जब हमने पाठ शुरू किया था तो उसमें विराम चिन्ह भी इसका व्याकरण का कार्य था। तो विराम चिन्ह वैसे तो हम हर कक्षा में ही पढ़ते हैं। विराम चिन्ह क्या होते हैं? वाक्य को लिखते या बोलते समय जब हमें ठहराव लाना होता है, रुकना होता है, तो उन चिन्हों को हम विराम चिन्ह बोलते हैं, जो हम उस समय प्रयोग में लाते हैं। तो कुछ विराम चिन्ह रखे हैं। अब हमने इनकी पहचान करके इनके सामने नाम लिखे हुए हैं, तो इनका मिलान करना है। तो सबसे पहले है हमारा ये चिन्ह, इसको हम बोलते हैं निर्देशक चिन्ह। जब हमें निर्देश देना होता है किसी के लिए तो हम ये चिन्ह आगे लगा देते हैं। इसके बाद है यहाँ पर अल्प विराम, जो कोमा इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उसको हम बोलते हैं अल्प विराम। इसके बाद है दोहरा उद्धरण चिन्ह, इसको हम इन्वर्टेड कोमास बोलते हैं इंग्लिश में, और ये डबल है, तो डबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? दोहरा उद्धरण चिन्ह। इसके बाद है प्रश्नवाचक, इसको इंग्लिश में हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्न सूचक चिन्ह। आगे है पूर्ण विराम, जब हमें पूरा रुकना होता है वाक्य लिखने के बाद तो हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है, अब यहाँ पर भी हमने इन्वर्टेड कोमा किया था, यहाँ पर भी फर्क क्या है? ये डबल थे और ये सिंगल थे। हिंदी में इसको दोहरा बोलते हैं और इसको हम एकल बोलते हैं, तो इसका नाम क्या है? एकल उद्धरण चिन्ह। आगे है अब अर्धविराम। अर्धविराम क्या होता है? पूर्ण विराम से कम रुकना होता है हमें और अल्प विराम से ज्यादा, ये बीच का है पूर्ण विराम और अल्प विराम के, तो इसको हम अर्धविराम बोलते हैं। आगे है हमारा योजक चिन्ह, जब हम विलोम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ऊपर नीचे आगे पीछे, तो इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। आगे है विस्मयादि बोधक, जब हमें कोई खुशी प्रकट करनी है या कभी हमें कोई घिन महसूस होता है या हमें कोई ज़्यादा हैरानी होती है, तो इस विराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। आगे हमारे पास वाक्य दे रखे हैं। इन वाक्य में हमने ये छांटना है कि कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है और उस विराम चिन्ह का नाम क्या है। तो हमारे पास है, हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं। अब यहाँ पर देखो, है के आगे क्या लगा हुआ है? पूर्ण विराम, तो इसका नाम क्या है? पूर्ण विराम। हमें पता है कि केवल, अब देखो केवल के यहाँ पर एकल उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पर पूर्ण विराम। हम एक ही सवाल दागते, अल्प विराम, ये है दोहरा उद्धरण चिन्ह और ये है प्रश्न सूचक चिन्ह। आंटी, ये है दोहरा उद्धरण चिन्ह, ये है अल्प विराम और ये है विस्मयादि बोधक, ये है पूर्ण विराम। इसके बाद है पंडित जी जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब ये चिन्ह है कोष्टक, जिसको हम इंग्लिश में ब्रैकेट भी बोलते हैं या हम मैथ्स में भी इसका यूज करते हैं। इसको हम कोष्टक चिन्ह बोलते हैं। जब हमें उसका दूसरा अर्थ बताना होता है तो हम उसका दूसरा अर्थ ब्रैकेट में कोष्टक में लिख दें। जैसे पंडित जी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये हमें अर्थ बता रहा है कि हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, तो इसी चिन्ह का आपने नाम लिख देना है।